Evening, my dear students. As we discussed yesterday in your topic of economics, that is a 5-year plans in India, goals and achievements. As I told you yesterday, in economics you will study two of the books. One is a Indian economic development and second one is a macroeconomics. One cover page you can see on your mobile screens. Let's start your chapter 2. बच्चों, कल भी मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है. ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो डिसाइड करती है कि उसको कौन से प्रोग्राम्स और कौन सी पॉलिसीज़ बनानी है जिसके थ्रू वो काम कर पाएगी. इसका प्रिंसिपल जो मेन फोकस था वो था हमारे स्केयर रिसोर्सेज को पूरा करना. Here economic planning means utilization of the country resources in different development activities in accordance with the national priorities. इसकी जितनी भी नेशनल प्रायोरिटीज़ के साथ मिलके काम करती हैं. जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो पहली बार हमारी कब बनाई गई थी? 1950 के अंदर सेटअप की गई थी. किसकी चेयरमैनशिप के अंदर? प्रोफेसर महालनोबिस के अंदर की गई थी. इससे पहले ये जो थी अब अबॉलिश कर दी गई है प्लानिंग कमीशन. अब इसका नाम हम लोगों ने दिया है नीति आयोग. व्हाट इट इज़? नीति आयोग. नीति इज एयरफोर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर दी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. आफ्टर दैट हमें प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? वाई वी नीड प्लानिंग इन इंडिया? इंडिया जब ब्रिटिश सरकार इंडिया को छोड़कर गई थी या जब ब्रिटिश सरकार इंडिया से निकाली गई थी तब हमारी जो इकॉनमी थी वो बहुत ज़्यादा टफ़ और बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई इकॉनमी हो गई थी. हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट था, जीडीपी था, जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी वो दिनों दिन क्या होती जा रही थी? नीचे गिरती जा रही थी. तो इसलिए हमें एक पुश ऑन चाहिए था जिसमें हम गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर पाए और सपोर्ट कर पाए. अब जो प्लानिंग है बच्चे बेसिकली वो दो टाइप की प्लानिंग है. पहली प्लानिंग है आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग और दूसरी प्लानिंग है आपकी डायरेक्टिव प्लानिंग. जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग और डायरेक्टिव प्लानिंग वो प्लानिंग होती है जो सिर्फ डिमांड और सप्लाई से मिलकर बनती है. ऐसी फैक्टर जो सिर्फ डिमांड और सप्लाई से बन के जो हम लोगों को फॉलो करना है कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, किस चीज़ की सप्लाई करनी है, किसके ऊपर काम करना है, क्या पार्टिसिपेशन रहेगा ग्रोथ में, इन जब चीज़ों की बात करते हैं दैट इज़ नोन एज डायरेक्टिव प्लानिंग. वेयर एज कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इज़ दैट वेयर इट इज़ अ सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स और मिक्स इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं और इसमें जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में खुद पार्टिसिपेट करती है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ योर इकोनॉमी कितने टाइप की होती है. अब हम लोगों ने +1 में भी पढ़ा है कि जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है वो इकोनॉमिक्स जो हमारी होती है वो हमारी 3 टाइप्स की होती है. इकोनॉमिक्स कितने टाइप की होती है? इकोनॉमी कितने टाइप की होती है बच्चे? हमारी 3 टाइप की होती है. इकोनॉमी 3 टाइप की कौन कौन सी है? पहली वन है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. व्हाट इट इज़? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कौन सी इकोनॉमी है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. और जो सेकंड इकोनॉमी है वो है हमारी बच्चे सोशलिस्ट इकोनॉमी. और थर्ड वन है हमारी मिक्स इकोनॉमी. कौन सी इकोनॉमी है बच्चे मेरी? मिक्स इकोनॉमी. सेकंड है मेरी सोशलिस्ट इकोनॉमी और थर्ड वन कौन सी है मेरी? मिक्स इकोनॉमी. आपको याद होगा जब हमने +1 में पढ़ा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बच्चे वो इकोनॉमी होती है जिसमें जो सभी डिसीज़न है वो इंडिविजुअल के हाथों से होते हैं. जो प्रोडक्शन और मैनेजमेंट किया जाता है कौन करता है? वो प्रोडक्शन और मैनेजमेंट करता है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट हैंड्स वाले करते हैं. उनके पास पूरा डिसीज़न होता है कि कैसे बनाएंगे. उनका जो मेन मोटो होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना. क्या करना? प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना. इसके फीचर्स क्या है? इट इज़ अ प्राइवेट ओनरशिप होती है और जो रोल ऑफ गवर्नमेंट है इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है. इसकी मेरिट्स क्या है? कोई भी डिसीज़न लेना है बहुत ईजिली डिसीज़न लिया जा सकता है. सेकंड है हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी. सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है बच्चे जिस इकोनॉमी के अंदर जितने भी डिसीजंस हैं वो कौन लेता है? वो सारे डिसीजंस हमारी गवर्नमेंट लेती है. कौन लेता है डिसीजंस हमारी गवर्नमेंट लेती है. इसका मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर करना. जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या था? कैपिटल इकोनॉमी का प्रॉफिट था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था उनका मेन मोटो. और इनका मेन मोटो क्या है? सोशल वेलफेयर करना. नेक्स्ट है मिक्स इकोनॉमी. मिक्स इकोनॉमी बच्चे वो इकोनॉमी होती है जिसका कुछ पार्ट जो है वो कौन रखता है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर रखते हैं और कुछ पार्ट कौन रखता है? हमारे पब्लिक एंटरप्रेन्योर रखते हैं. इसमें हम बिना
जो प्रिंसिपल मैक्सिमाइजेशन होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है, बट लोगों को कहीं नुकसान ना हो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। तो इसके जो मोटो रहते हैं बच्चे वो सोशल वेलफेयर भी रहता है और साथ साथ इसके क्या रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी रहता है। इसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि यहाँ करप्शन ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो हमारी एफिशिएंसी है वो और प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डाउन जाती रहती है। अब नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द लॉन्ग एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ द इंडिया। हमारे इंडिया के जो मेन्स है वो लॉन्ग टर्म पीरियड्स और शॉर्ट टर्म पीरियड्स वाले गोल कौन कौन से हैं। वो हमारे गोल हैं बच्चे, लॉन्ग पीरियड गोल है हमारे 5 ईयर प्लान्स। कौन से हैं हमारे कॉमन 5 ईयर प्लान्स। और जो शॉर्ट पीरियड हैं वो जनरली किसके हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान्स। वो धीरे धीरे हम लोग काम करते हैं। कल भी मैंने एग्जांपल लिया था, +2 तक जाना है आपको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए आपने पहले क्या किया होगा, नर्सरी से शुरुआत की होगी पढ़ने की। तो वो क्या था, आपके शॉर्ट टर्म प्लान से जो हर साल आपको क्लास पार करनी है, और +2 तक या ग्रेजुएशन तक पहुंचना क्या था आपका, वो आपका लॉन्ग टर्म प्लान था। इज इट क्लियर बच्चे, समझ आ रही है सबको। लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट। अब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है किसी भी इकॉनमी का लॉन्ग टर्म होता है जीडीपी ग्रोथ को बढ़ावा देना। जीडीपी ग्रोथ क्या होती है बच्चे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन मीन्स हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे इंडिया में बनने वाली चीज़ें हैं उसकी प्रोडक्शन को क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। जीडीपी जो है वो 2 फैक्टर्स पे है, एक तो हम अपने रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री इंक्रीज कर रहे हैं और दूसरा हम उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करेंगे, हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू करेंगे, और दूसरी कंट्री को कैसे करेंगे, रिसोर्स बेस करेंगे। इज इट क्लियर। सेकंड जो हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रहता है किसी भी इकॉनमी का, वो हमारा रहता है फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है कि जितने लोग काम करना चाहते हैं, द पर्सन हु वांट्स टू वर्क विल गेट द वर्क प्रॉपरली। जितने लोग काम करना चाहते हैं, जितनी उनकी कैपेबिलिटी है काम करने की, वो उतना काम कर रहे हैं और इतना रेमोनरेशन पा रहे हैं। दिस इज़ नॉन एज फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है बच्चे, ध्यान से समझिए, कि जितना हम काम करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं उनको उन वेज रेट पे काम मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। ये बेसिकली किसके मोटिव से किया जाता है, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है प्लानिंग में। इसके अंदर हर इंक्लूसिव ग्रोथ तो की जाती है, बट हर प्रकार से उसको इंक्लूड किया जाता है कैसे करना है। नेक्स्ट इज़ योर इक्विटेबल एंड इक्विटी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक ग्रोथ होती है बच्चे, ये मीनिंगलेस है अगर हम लोग इसको काम नहीं करेंगे तो। इसमें जनरली क्या किया जाता है, सोसाइटीज़ के लोगों को पूरी तरह से बांटा जाता है। अब इसमें क्या है, कई सेक्शन तो बहुत ज़्यादा गरीब होता जा रहा है और कई सेक्शन हमारा क्या होता जाता है, बहुत ज़्यादा अमीर होता जाता है। इन दोनों सेक्टर्स को कैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कौन सा प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव कहाँ लेके चलना है। जैसे कई लोग तो हैं जिनकी बेसिक नेसेसिटीज़ भी पूरी नहीं हो रही है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, तो उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन बनाना है, दैट इज़ कॉल्ड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। Next one is a modernization. Modernization, as name the suggests, it is updation and adaptation of the technology in the process of the growth. इसमें जो हमारी आउटपुट है वो इंक्रीज़ की जाती है, कितने % इंक्रीज़ की जाएगी, क्या गोल्स रहेंगे, उसके ऊपर काम किया जाता है। लास्ट जो हमारा मेन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ दी सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी होता है बच्चे कि हमें जो बेसिक जैसे खाने की नीड है, वो इकॉनमी को चाहिए कि वो उसके ऊपर वो उतनी प्रोडक्शन कर पाए जितनी ज़रूरत है। ना तो हमें किसी भी कंट्री से इंपोर्ट करनी पड़े। एक्सपोर्ट करनी पड़े तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसी कंडीशन भी ना हो कि हमें उस कंट्री से इंपोर्ट करनी पड़े। तो जनरली जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे इसमें एग्जांपल है, इट हैपेंड इन 1965 व्हेन यूएसए थ्रेटन टू स्टॉप एक्सपोर्ट्स ऑफ फूड ग्रेन्स टू इंडिया इफ़ इट डिड नॉट स्टॉप देन द वॉर फॉर द पाकिस्तान। एक बार क्या हुआ था 1965 में, चाइना जो हम लोग पहले जो फूड ग्रेन्स थे हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे, तो अमेरिका ने हमें धमकी दी थी कि वो फूड ग्रेन्स भेजना हमें बंद कर देगा अगर पाकिस्तान के साथ इंडियन इकॉनमी ने युद्ध नहीं बंद किया। तो ऐसा कुछ ना हो कि हमें ऐसी सिचुएशन में लाना पड़े। तो जब भी हम लोग ऐसी सिचुएशन में आए, हमें उन चीज़ों से लड़ना है और उन चीज़ों के लिए हमें अपनी सेल्फ सफिशिएंसी की तैयारी पूरी करके रखनी है। इज इट क्लियर? सो 5 मेन लॉन्ग टर्म गोल्स आर, फर्स्ट वन इज़ जीडीपी ग्रोथ, सेकेंड वन इज़ योर
full employment. Third one is your equitable distribution. Fourth one is your modernization and fifth one is your self sufficiency. अब छोटे शॉर्ट पीरियड गोल्स कौन से होते हैं बेटा? जो शॉर्ट पीरियड गोल्स होते हैं वो टाइम टू टाइम क्या होते रहते हैं, आपके चेंजेस होते रहते हैं। जैसे हमारा जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो पहला हमारा काम था, जो पहली हमारी सोचने की थी, वो थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना। दूसरे प्लान में हमारी क्या थी? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना। थर्ड पॉइंट में क्या था? हमारा सेल्फ सफिशिएंसी इंक्रीज़ करना। तो ये धीरे धीरे क्या है, ये आपके गोल्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। पॉवर्टी एलिवेट करना, ग्रोथ करना, जीडीपी को ग्रोथ करना, प्रोडक्शन को ग्रोथ करना। तो इट इज़ चेंजेस टाइम टू टाइम, ये शॉर्ट टर्म चेंजेस होते हैं। एज पर द सर्कमस्टांसेस वी कैन चेंज। अब इकोनॉमिक पॉलिसी जब तक आई थी, या 1991 में हमारी पॉलिसी के अंदर, 1991 से पहले हमारी पॉलिसी में क्या रूल्स थे और क्या हम लोगों की थी? हैवी रिलायंस ऑन द पब्लिक सेक्टर। हम सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड थे बच्चे? 1991 में ना बच्चे एक पॉलिसी आई थी जिसे हमने नाम दिया था LPG का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसमें लोगों को छूट दी गई थी और प्राइवेट हैंड्स को ज़्यादा इनवाइट किया गया था। 1991 से पहले जो प्लानिंग थी, हम लोग ज़्यादातर किस पे डिपेंड थे बच्चे? पब्लिक सेक्टर के ऊपर डिपेंड था। प्राइवेट सेक्टर नहीं था तो हम काम नहीं कर पाते थे, तो हम ज़्यादातर किस पे डिपेंड थे? पब्लिक सेक्टर पे थे। दूसरा था रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर्स था उसका पूरी रेगुलेशन किया गया और सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कौन सी थी बच्चे? जैसे सम हैंडलूम मटेरियल्स हो गए हैं, या कुछ हमारे मान लो सिल्क बोर्ड वगैरह हो गए, इनके ऊपर काम किया जाता था। डेवलपमेंट ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज ऑफ द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। इसके बाद हम लोगों ने डेवलपमेंट किया था, किसका डेवलपमेंट किया था? हैवी इंडस्ट्रीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट, फोकस ऑन द सेविंग और इन्वेस्टमेंट। बच्चे सेविंग और इन्वेस्टमेंट +1 में भी पढ़ा है, दो अलग चीज़ें होती हैं। सपोज़ यू हैव 100 रुपीज़ इनकम, तो 100 में से 50 अगर आपने नहीं खर्चे हैं, 50 खर्चे हैं। जो 50 खर्चे हैं दैट इज़ योर एक्सपेंडिचर, जो 50 नहीं खर्चे हैं दैट इज़ योर सेविंग। लेकिन फर्दर अगर आप उसको कहीं इन्वेस्ट करते हो देन इट बिकम योर इन्वेस्टमेंट। प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें करना पड़ा था। फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन। जो हम लोगों ने किसके ऊपर ध्यान देते थे कि जो चीज़ें हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं हम उसका सब्सिट्यूशन ढूंढे। रिस्ट्रिक्शन ऑन द फॉरेन कैपिटल। जो फॉरेन कैपिटल है, जो पैसा है, हम उसके ऊपर कंट्रोल करें। एंड सेंट्रलाइज प्लानिंग। जो हमारी प्लानिंग हो वो सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, हम लोग बार बार अलग अलग अपने रूट्स ना करें। जब हम प्लानिंग की बात करते हैं इसमें हमने कुछ अचीवमेंट मिली है। सबसे पहली अचीवमेंट क्या मिली है? हमारा सबसे पहले गोल क्या था बच्चे? हमारी नेशनल इनकम या जीडीपी को ग्रोथ करना। वो एक्चुअली हमने ग्रोथ किया है, पर कितना ग्रोथ किया है आप इस चार्ट में देख सकते हैं बच्चे। जो पहले पीरियड के अंदर हमारी कितनी थी? 4.6 थी। पहले पीरियड के अंदर कितनी थी? 4.6 थी। अभी 2000 ये जो था बच्चे हमारा जब 10th प्लान आया, 10th प्लान में ये हमारी कहाँ पहुँच गई थी? 7.6 तक। अभी भी ये हमारी गिर रही है, अभी क्या हो गई है? हमारी डाउन हो गई है। तो एक्चुअली जो हम लोग टारगेट लेके चले थे वो टारगेट हमने कहीं ना कहीं अचीव किया था। हमारी जो थी पर एनम हम लोगों ने जीडीपी अपनी नेशनल इनकम को इंक्रीज़ किया था। सेकेंड पॉइंट इज़ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है बेटा? नेशनल इनकम हमारी इंट्रोड्यूस बढ़ रही है, लेकिन हमारी पर कैपिटा जो पर बंदे को इनकम मिल रही है उसमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, इसको भी हमारा डेवलपमेंट का पार्ट कहलाता है। यहाँ पे क्या था? हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी वो भी इंक्रीज़ हो रही थी। पहले वो कितनी थी? 2.7, अब कितनी हो गई थी? 5.5। तो धीरे धीरे हम इसमें भी डेवलपमेंट कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अभी मैंने बताया सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में भी हम लोग क्या कर रहे थे? इम्प्रूवमेंट कर रहे थे। इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर। हमारा जो इंस्टीट्यूशनल और एग्रीकल्चर चेंजेस था इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हुए थे, टेक्निकल चेंजेस आने शुरू हुए थे। पहले हम सिर्फ किस पर डिपेंड थे? बारिश के ऊपर डिपेंड थे, बट धीरे धीरे अब हम इसकी तरफ बढ़ना शुरू हुए थे, इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल चेंजेस लेना शुरू किए थे। ओके बच्चों,
नेक्स्ट इज अ ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है बच्चे, हम कहीं ना कहीं उसको ग्रोथ करने लगे थे। क्या करने लगे थे, हम लोग ग्रोथ करने लगे थे और डाइवर्सिफिकेशन करने पड़े थे। यानी कि जो हमारी प्लानिंग पीरियड के अंदर जो ग्रोथ रेट था हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, वो इंक्रीज़ होकर कितना हो गया था, लगभग 7% हो गया था। और जो 11th प्लान के अंदर जो हमारा 6.9 से हम कितने पे चले गए थे, 7.2% पर चले गए थे। हम धीरे धीरे क्या कर रहे थे, सेल्फ सफिशेंसी की तरफ जा रहे थे। नेक्स्ट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बच्चे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जो हमारी रेलवेज़ हैं, जो हमारी रेलवेज़, रोड्स, ब्रिजेज़ हैं, या जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ था बच्चे, इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ था। पहले जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी 2300 मेगावाट थी, अब वो लगभग कितनी हो गई है, मार्च 2019 तक 3,56,818 हो गई है। जिसकी वजह से बिजली आई तो इंडस्ट्रीज ज़्यादा चली तो हमें इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ। नेक्स्ट इज़ योर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक पार्ट होता है बच्चे जिसमें हम लोग बात करते हैं हेल्थ की। किसकी बात करते हैं बच्चे, हम लोग हेल्थ की हम लोग बात करते हैं। इसमें हेल्थ है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट था, हम उनके ऊपर काम करते हैं। पहले जो हमारा डेथ रेट था वो जो हमारा 6.3% था, अब वो कम रह के कितना हो गया था, 27 पर 1000 जो था वो कम होके हमारा हो गया था। और जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, पहले लोग लगभग 32 साल की उम्र में डेथ हो जाती थी, अब वो कितने हो गए थे, 69.4 ईयर्स तक हम लोग ले आए थे। नेक्स्ट है हमारा बच्चा एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको बताया था हमारा ये मेन गोल था। एम्प्लॉयमेंट में क्या था बच्चे, सीरियस एफर्ट्स किए जा रहे थे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले। जो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला, जो पहले हमारा एम्प्लॉयमेंट 8.3 था, वो लगभग बढ़ के कितना हो गया था, 16.69 हो गया था। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मैंने अभी बताया कि हम लोग उन चीज़ों को बनाने लग गए थे जो चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी। जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में फ़र्क आया तो जो हमारा फॉरेन ट्रेड था 792 करोड़ से कितना लगभग पहुंच गया था, 59,02,036 पे पहुंच गया था। तो हम लोगों ने बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट था उस पर भी बहुत सारा काम करना शुरू किया था। हम लोगों ने गोल्स अचीव किए थे। नेक्स्ट आता है बच्चे इसकी फेलियर क्या क्या बनी थी। जो हमारी फेलियर की बात करें, हमारी फेलियर क्या क्या बनी थी, सबसे पहली फेलियर बनी थी एब्जेक्ट पॉवर्टी। जो हमारी पॉवर्टी थी उसको, वो हमारा मेन मोटो था एलिवेट करना, उसको ख़त्म करना। हमने ख़त्म किया भी बट उतना परसेंट नहीं कर पाए जितना हमने करना चाहा था। नेक्स्ट है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है कि जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जा रहे थे, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल भी बढ़ता जा रहा था, महंगाई भी बढ़ती जा रही थी। और महंगाई बढ़ने की वजह से क्या थे कि हम लोग प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए थे, तो प्राइस लेवल में बहुत चेंजेस आए थे। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस थे कि बच्चे जो एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा था बट उतना नहीं मिल रहा था जितना लोग डिज़र्व करते थे। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत इंप्रूव कर रहे थे बट उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिली थी। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने पहले बताया था कि वी हैव टू मेक अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड नहीं था, डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो सही नहीं था। अमीर ज़्यादा अमीर होता जा रहा था और जो गरीब थे वो क्या होते जा रहे थे, ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 2। आई होप कल भी मैंने ऑडियो में समझाया था, अब भी आपको दोबारा अच्छे से समझ आ गया होगा। आपकी बुक की कवर भी आपके पास है, तो काइंडली डू वर्क ऑन इट बच्चे। स्टे healthy at your home. Tomorrow is your economics class. Revise it properly. Thank you.